नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। धौलपुर के बाड़ी में बिजली विभाग के एईएन और जेईएन के साथ मारपीट को लेकर पूरे राज्य के बिजली कर्मचारियों में आक्रोश है। इस मामले के मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। इसी मामले को लेकर टोंक में राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता और अधिकारी संघर्ष समिति ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने 11 अप्रैल तक सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ऐसा नहीं होने पर पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद बिजली कर्मचारी दहशत में हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महंगाई की मार से बेहाल प्रदेश की जनता के लिए थोड़ी राहत वाली खबर आई है। खबर यह है कि इस साल बिजली के दामों में बिजली कंपनियां किसी तरह की बढ़ोतरी प्रदेश में नहीं करेगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन दाखिल कर दी गई है। इस टैरिफ पिटीशन के आधार पर साल 2022-23 में सामान्य उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। वहीं बिजली तंत्र को विभिन्न योजनाओं में मजबूत करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने 3,279 करोड़ की डिमांड का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली की औद्योगिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव भी याचिका में रखा गया है। इस याचिका में विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन और वृद्ध औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे की छूट को 15% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस याचिका का ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन विद्युत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में 19 और 20 अप्रैल को किया जाएगा। बांसवाड़ा में नर्स के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। खाते में क्लियर हुए चेक के साथ बैलेंस की मिली जानकारी के बाद नर्स को इस वारदात का पता चला। पूरे मामले में खास बात ये रही कि महिला के पास ना तो किसी तरह का ओटीपी आया और ना ही किसी तरह का फोन कॉल आया। इतना ही नहीं, उसके पास खाते से पैसे काटने का मैसेज भी नहीं आया। बांसवाड़ा एसपी के आदेश पर खमेरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित कुशलगढ़ सीएचसी में कार्यरत है। पीड़ित एएनएम अनीता वडेरी ने बताया कि एसबीआई की खमेरा शाखा में उसका खाता है, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए पड़े हुए थे। बीते दिनों उसने महिलाओं के ऑपरेशन के बाद सीएमएचओ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के तौर पर 300 रुपए के चेक डाले तो क्लियरिंग के दौरान उसके मोबाइल पर करीब 32,000 रुपए के बैलेंस का मैसेज आया। बैलेंस देखकर एक बार तो उसके होश उड़ गए। जांच पर पता चला कि उसके खाते से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसमें 31 जनवरी को 1 लाख रुपए, इसके बाद 2,000, फिर 2,000 और 1,000 रुपए ट्रांसफर हुए। इसके बाद 31 मार्च को भी 2,000 रुपए निकले हैं। भरतपुर का मेवात इलाका ऑनलाइन ठगी के लिए पूरे देश में कुख्यात हो चुका है और ऐसे में इस इलाके को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं बन गई हैं, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। ऐसे में एसपी श्याम सिंह ऑनलाइन ठगी के लिए बदनाम हो चुके गांव पहुंचे और बुजुर्गों के साथ बैठक की। उन्होंने बड़े बुजुर्गों से अपराधियों को सरेंडर करने के बारे में भी समझाया। एसपी ने कहा कि गांव के छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन ठगी और चोरी की वारदात में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो गांव के लोग पुलिस का विरोध करते हैं, इसीलिए अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि इस तरह की घटनाओं से गांव बदनाम हो रहा है और कुछ लोगों की करतूत का दाग पूरे गांव पर लग रहा है। एसपी ने अपील की है कि आप लोग ऐसे लोगों को पकड़वाने में मदद करें, न कि पुलिस का विरोध करें। एसपी की समझाइश का असर होता भी दिख रहा है और लोगों ने भरोसा दिया
कि ऐसे अपराधियों को पकड़वाने में वे पुलिस की मदद करेंगे। नवरात्र के पहले ही दिन करौली में जो हिंसा हुई, उसके बाद सरकार और प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में डूंगरपुर शहर में रामनवमी पर निकाली जाने वाली धार्मिक शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिला कलेक्टर ने 5 मई तक डूंगरपुर में धारा 144 लागू कर दी है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने अगले 1 महीने में शहर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। जिला कलेक्टर ने शुक्रवार देर शाम को डूंगरपुर में धारा 144 लागू की, जो अगले महीने 5 मई को शाम 6 बजे तक रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि धार्मिक त्योहार, शोभा यात्रा, जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी के किसी भी तरह की रैली, जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं हथियार, विस्फोटक सामग्री, लाठी साथ में रखने की भी मनाही रहेगी। उन्होंने बताया कि भड़काऊ भाषण, टिप्पणी या फिर सोशल मीडिया पर गलत चीजें पोस्ट करने पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात 10 बजे बाद डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रहे, इसको लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। नवरात्र के पहले दिन करौली में हुई हिंसा से सबक लेते हुए धौलपुर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और आने वाले त्योहारों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए मुस्तैद है। इसकी बानगी भी दिखी जब धौलपुर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी नारायण टोगस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च फूटा दरवाजा पुराना शहर धौलपुर से शुरू हुआ, जो हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय, पुराना डाकखाना चौराहा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, बजरिया, गड़रपुरा होते हुए वापस पुराना डाकखाना चौराहे पर पहुंचा, जहां कलेक्टर और एसपी ने लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। करौली में हुई हिंसा के बाद सरकार सतर्क है और दूसरी जगहों पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसे लेकर जिला प्रशासन को विशेष इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चूरू जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। रामनवमी को लेकर कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और एसपी दिंगत आनंद ने सुजानगढ़ की पंचायत समिति की बैठक की और सभी संगठनों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी लोगों ने सद्भावना पूर्वक जुलूस निकालने का आश्वासन दिया। बैठक में एएसपी जगदीश प्रसाद बोहरा, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद जिला कलेक्टर और एसपी ने शहर में भ्रमण कर रैली के रूट के बारे में जानकारी ली। जो समस्त प्रबुद्धजन है उनके साथ वार्ता की गई और सभी ने विश्वास दिलाया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार यहाँ पर मनाया जाएगा और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। मनरेगा के तहत 2021-22 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने में बाड़मेर जिले ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि ओडिशा का गंजम जिला देश में पहले पायदान पर है। बाड़मेर के सीईओ मोहनदान रत्नू ने बताया कि बाड़मेर जिले में 1,21,161 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि 2021-22 के दौरान 4,98,508 परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में सर्वाधिक 3,75,65,769 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो देश में पहला है। इसमें 1,21,161 परिवारों ने 100 दिवस पूर्ण किए, जो पूरे प्रदेश में तो प्रथम है ही, जबकि पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। सीईओ ने बताया कि बाड़मेर जिले में साल 2021-22 के दौरान औसत मजदूरी दर 211 रुपए प्रतिदिन रही है। यह औसत मजदूरी दर भी राज्य में सबसे अधिक है। राज्य के थर्मल पावर प्लांट से कार्बन उत्सर्जन मापदंडों की पालना के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इसको लेकर जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। ऊर्जा विभाग के
ACS डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोप 21 के कमिटमेंट के अनुसार देश के थर्मल पावर प्लांटों में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए FGD लगाने का रोड मैप केंद्र सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी क्षेत्र में आ रहे थर्मल पावर प्लांट में 2022 के अंत तक FGD प्लांट लगाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि देश के 596 थर्मल पावर प्लांटों में से 10 लाख की आबादी वाले 79 थर्मल पावर प्लांट हैं। उनमें से प्रदेश का कोटा का थर्मल पावर प्लांट शामिल है। ऐसे में कोटा थर्मल पावर प्लांट समेत राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की 9 इकाइयों में FGD प्लांट लगाने की आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने जोधपुर संभाग के सांसदों के साथ बैठक में रेलवे से जुड़ी समस्याओं के उचित समाधान का भरोसा दिया। बैठक में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए। वहीं जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल और पाली से PP चौधरी भी वर्चुअली जुड़े। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक ने जोधपुर रेल मंडल की विकास यात्रा से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रेलवे को सबसे बड़ा बजट मिला है और विद्युतीकरण दोहरीकरण का काम हमारी प्राथमिकता में है। राज्य मंत्री ने वर्कशॉप का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान यात्री सुविधाओं और सुरक्षा के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली। उन्होंने बोगी सेक्शन, व्हील सेक्शन, रोलर बियरिंग सेक्शन के तहत ऑटोमेशन को भी सराहा। इसके अतिरिक्त जोधपुर कार्यशाला में किए जा रहे कोच रिफर्बिशिंग कार्य का निरीक्षण किया और इस कार्य के दौरान लगाई जाने वाली यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय ने दोनों ने बहुत अच्छे से नए माइलस्टोन सेट। अपने भविष्य को लेकर चिंतित कॉलेज छात्रों को मुख्यमंत्री संबल योजना से काफी संबल मिला है। 12 की बात करें तो यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते पढ़ाई अधूरी थी। उन्हें अपने कोर्स को पूरा करने की चिंता सता रही थी, लेकिन विद्यार्थियों की इन सभी समस्याओं का हल निकला मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना से। योजना के तहत संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी लगाए जा रहे हैं। इस योजना का राजकीय महाविद्यालय 12 में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय में 80 व्याख्याताओं के पदों के मुकाबले सिर्फ 19 पद ही भरे हुए हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं का अध्ययन खटाई में पड़ा हुआ था। लेकिन विद्या संबल योजना के तहत राजकीय महाविद्यालय में 19 सहायक आचार्य लगाए गए हैं। इन सहायक आचार्यों के कॉलेज में लगने से अब कॉलेज का पढ़ाई का माहौल बना है, जहां छात्रों का कोर्स पूरा हो रहा है और छात्र भी पढ़ाई के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं। इस योजना से न केवल छात्रों की पढ़ाई का स्तर बढ़ा, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगार बैठे लोगों को भी इस योजना से रोजगार मिला है। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव मीतासर में लावारिस मिली नवजात बच्ची के बेहतर इलाज के लिए चूरू के मातृ शिशु अस्पताल इसे रेफर किया गया, जहां इसे शिशु रोग विशेषज्ञों की देखरेख में SNCU वार्ड में रखा गया है। नवजात का वजन कम होने और फीडिंग में परेशानी होने के कारण इसे रेफर किया गया। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुलहरी ने बताया कि नवजात बच्ची का वजन कम है, जिससे वो काफी कमजोर है। नवजात को फीडिंग लेने में परेशानी हो रही है, इसीलिए अभी उसको फ्लूइड और एंटीबायोटिक पर रखा गया है। ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो सकेगी। बच्ची के चूरू रेफर होने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी अस्पताल पहुंची और इस बच्चे की सेहत की जानकारी ली। आपको बता दें कि बुधवार को मीतासर गांव में एक नवजात बच्ची कंटीली झाड़ियों में फेंकी हुई मिली थी। राजसमंद में एक कुत्ते के आतंक से परेशान लोगों ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। घटना जिले के कंवरिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम एक कुत्ते ने कई बच्चों और युवकों पर हमला कर दिया और काट खाया। कुत्ते के हमले में 5 लोग घायल हो गए। घायल बच्चों और युवकों को कंवरिया PHC में इलाज करवाया गया। सभी का इलाज कर टीका लगाया गया।
घायल मनीष जाट ने बताया कि वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद दादी के लिए सिर दर्द की गोली लेने के लिए बाहर निकला। घर से बाहर निकलते ही कुत्ते ने हमला कर कमर पर नोच लिया। राहगीरों ने उस कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। इसी दौरान नारायण अपने घर से खेत के लिए निकला कि घर से सिर्फ 100 फीट दूर कुत्ते ने घुटने के पास काट लिया। वहीं घाटी निवासी नारायण काल बेलिया आटा चक्की पर गेहूं की पिसाई करने के लिए चौक पर आया था, जिसके दोनों हाथों और पैरों पर कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के आतंक से परेशान लोगों ने कुत्ते का पीछा किया और उसे पीएचसी के बाहर ही मार डाला। पाली में घर में घुसकर लड़की की हत्या और बाद में युवक का खुद को गोली मारने के मामले में नया खुलासा है। पुलिस मामले को लव एंगल से जोड़कर देख रही है। बताया जा रहा है कि दोनों शादीशुदा थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। युवक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे लड़की का किसी और से अफेयर होने का शक था। दोनों में नोक-झोंक के बाद युवक ने लड़की को मारकर खुद भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस को एक नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने लड़की पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। मामला पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मामले में पुलिस ने अनिल और मुकेश नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि दोनों छगन को ममता के घर छोड़ गए थे। आरोपी देशी कट्टा कहां से खरीद कर लाया, इसको लेकर भी पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक युवक छगन सुभाष नगर में शुक्रवार रात ममता बंजारा के घर देशी कट्टा लेकर पहुंचा था। ममता अपने परिवार के साथ नवरात्र का उपवास खोल रही थी। युवक ने ममता को पकड़कर सिर में गोली मार दी, जो उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी। गोली लगते ही ममता सड़क पर ही ढेर हो गई। उसके बाद आरोपी ने खुद को सिर में गोली मार ली। गंभीर हालत में दोनों को बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। जांच के बाद ममता को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं छगन बंजारा को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब दैनिक उपभोग की चीजों पर भी दिखने लगा है। किराना सामान से लेकर सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। वहीं रसोई गैस सिलेंडर के ऊंचे दामों ने भी रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। श्री गंगानगर में तो हाल और भी बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई नजर आ रही है। यहाँ नींबू जहाँ 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं हरी मिर्च भी शतक लगा चुकी है। इसके अलावा भिंडी 100 के पार जा पहुंची है और करेला की महंगाई मुंह कड़वा करने लगी है। इसके अलावा लौकी की हाफ सेंचुरी और ककड़ी खीरे का 50 लोगों पर भारी पड़ रहा है। सच्चाई तो यह है कि आम लोगों की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। इतना ही नहीं, किराना सामान के भाव ने भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। खासकर सरसों के तेल की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। कभी 130 रुपए प्रति लीटर तक बिकने वाला सरसों का तेल 180 से 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोटा में भी भीषण गर्मी के कारण एमबीएस अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद एमबीएस अस्पताल में लू और ताप का अतिरिक्त वार्ड तैयार किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होने से कई प्रकार की बीमारियों का अंदेशा रहता है। डॉक्टर्स लोगों को गर्मी के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, ओआरएस का घोल पीने, लस्सी, नींबू पानी और छाछ आदि का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। एमबीएस समेत कई अस्पतालों में गर्मी के चलते कई बीमारियों के मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोटा में 43 डिग्री के पार पारा रिकॉर्ड हो चुका है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर बाद शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें एक तो मरीजों के बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है और अभी जो डायरिया लूज मोशन वाले मरीज है वो अधिकतर आ रहे हैं, उल्टी दस्त है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और पानी की कमी आ जाती है। ये सब देखते हुए मरीजों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो, देखो जा न पाए, जाए तो वापस नहीं आ पाए। जी हाँ, घूंघट में ढके इन चेहरों के साथ साथ इन महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। एक तरफ घूंघट डाले महिलाएं और दूसरी तरफ जीन्स टी शर्ट पहने लड़कियां। मुकाबला जोरदार हुआ। कबड्डी के दांव पेच की ये तस्वीरें जोधपुर के बिलाड़ा तहसील की हैं,
जहां भावी गांव में सती माता सीलू देवी सारण के मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के दौरान यह अनोखा आयोजन देखने को मिला, जहां कबड्डी के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों की दौड़ का भी आयोजन किया गया। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 18 महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं बुजुर्गों की 100 मीटर रेस में 24 बुजुर्गों ने अपना दम दिखाया। कुल मिलाकर शुद्ध देसी खेल, जहां खेल खेल में भरपूर मस्ती, दौड़ के दौरान किसी महिला का गिर जाना और हौसला न खोकर फिर उठकर दौड़ में दम दिखाना आपको वाह बोलने के लिए मजबूर कर देगा। इस आयोजन की सबसे खासियत यह रही कि देवरानी, जिठानी और ननद सब ने इसमें पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। महिलाओं ने घूंघट में दौड़ भी लगाई और कबड्डी भी खेली। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक राजसमंद बायड़ माता का मंदिर माना जाता है, जो अपने आप में समृद्ध इतिहास को समेटे हुए है। नवरात्र के दौरान देश भर के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। ये मंदिर राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत शिशोदा में स्थापित है। शिशोदा का नाम मेवाड़, मराठा और नेपाल राजवंश से जुड़ा है। मेवाड़ के सिसोदिया और राजवंश की उत्पत्ति शिशोदा गांव से ही मानी जाती है। माना जाता है कि मेवाड़ के आदि पुरुष बप्पा रावल की 33वीं पीढ़ी में विक्रम संवत 1155 में चित्तौड़ के राजा महारावल रणसिंह हुए। उसी राजवंश में राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने शिशोदा की राजगद्दी संभाली। विक्रम संवत 1331 में राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह गुजरात के सिद्धपुर पाटन में सोलंकियों के यहाँ पर शादी करने गए। उसी दौरान सिद्धपुर पाटन में बायन माता ने राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह के सपने में आकर मेवाड़ चलने की बात कही। इस पर राणा माता को शिशोदा लाए और महल में कुलदेवी मानकर स्थापना कर एक मंदिर भी बनवाया। ये भी कहा जाता है कि बायन माता मंदिर में लोग जो भी मन्नत लेकर के आते हैं, उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। श्री गंगानगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सनातन धर्म हनुमान मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद रामनवमी की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मौके पर ब्लॉक हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले कन्या पूजन कर रामायण को भोग लगाया जाएगा। हनुमान मंदिर से शुरू होने जा रही शोभा यात्रा कोतवाली रोड, रविंद्र पथ, अंबेडकर चौक, गांधी चौक, लक्कड़ मंडी रोड, बीरबल चौक होती हुई अरोड़ा वंश मंदिर पहुंचेगी, जिसमें श्रद्धालु शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में राम दरबार और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विभिन्न सजीव और वनवासी रूपों का प्रदर्शन होगा। साथ ही झांकी वाले बालाजी, मां दुर्गा की झांकी भी निकाली जाएगी। इस बार कोरोना के 2 साल बाद रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में मां भगवती के सभी 9 रूपों की विशेष झांकी निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां आयोजक कर रहे हैं। नवरात्र पर माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सिरोही के माउंट आबू के प्रसिद्ध काली मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पौराणिक कथाओं में वर्णित मां के इस मंदिर में दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मां काली का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। माता के दरबार में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मां काली और मां दुर्गा के 9 रूपों का झांकियां भी सजाई गई है, जिसे देखने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। मान्यता है कि यहां मां काली के दर्शन से मन के विकार दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काली माता का यह मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। यही कारण है सिरोही राजघराने से जुड़े लोग भी नवरात्र के दौरान माता के दर्शन के लिए आते हैं और शाम की आरती में शामिल होते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।